नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारा स्पेशल बोर्ड परीक्षा पे आधारित पॉडकास्ट। जैसा कि हम बात कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में और सारे विषयों के लगभग पेपर हो रहे हैं और होने वाले भी हैं। खासकर आज का जो खासकर एपिसोड बनाया जा रहा है, वो है मैथमेटिक्स के ऊपर और आज हमारे साथ मौजूद हैं मैथमेटिक्स के बहुत बेहतरीन टीचर, जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत अच्छा नाम कमा रखा है और काफ़ी अच्छी पहचान बना ली है अभी मार्केट में इन्होंने स्कूल में ऐसा बहुत बेहतरीन तरीके से ऐसा मोहसिन अहमद सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और आप हमसे आज मिलने आए। सर एज़ अ पीजीटी मैथमेटिक्स के तौर पे काम कर रहे हैं। सर बहुत समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है और कि बड़ी मुश्किल समय भी ऐसा चल रहा है कि आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं। रमज़ान चल रहा है, रोज़ा चल रहा है और लेकिन जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, ख़ासकर हमारे बच्चों के लिए आप आए। सर आने के बाद आप कैसा लग रहा है सर? अच्छा लग रहा है, आपने नई शुरुआत करी है, बहुत अच्छा लग रहा है। बस हमने सर पहले दूसरी वीडियोज़ आपकी देखी केमिस्ट्री की, जी। अकाउंट्स की, काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आप आए। तो सर जैसा कि आप अगर देख ही रहे हैं एपिसोड आपने देखा है, तो सवालों की इस बारिश से आप बचेंगे नहीं सर। काफ़ी सारे लोग जो है इस बारिश में भीगे हैं और आप भी इस बारिश में भीगेंगे और आपको निकालना भी है। इसीलिए तो आए। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए सर बच्चों का समय बहुत ज़्यादा खराब नहीं करेंगे, समय ज़ाया नहीं करेंगे और शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और आपकी अदालत आपने देखा ही होगा। वैसे कुछ आज देखते हैं क्या होता है सर, क्या चीज़ें एक पूरी लिस्ट आपकी भी तैयार है सर। हाँ, जितने सारे क्वेश्चन हैं। जी, जी, बहुत सारे सवाल हैं और आपका विषय ऐसा है जो सवालों के बिना अधूरा है ना? सवालों से घिरा हुआ ही पूरा विषय है और मैथमेटिक्स तो अगर मैं बात करूँ तो ऐसा विषय है कि लोगों के मन में मैथ सुनते ही डर का माहौल बन जाता है। लेकिन मैं उनसे यही कहता हूँ कि आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले घबराना नहीं है। चलिए सर शुरू करते हैं आपसे मतलब क्या है, क्या चीज़ें हैं? तो सर अगर मैं बात करूँ कि बोर्ड एग्ज़ामों के बारे में अगर बात करूँ, तो सर बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में और स्कूल की इंटरनल एग्ज़ाम की तैयारी में क्या अंतर होता है सर? और इसमें क्या चीज़ें अलग होती हैं? नहीं, बहुत अंतर होता है, ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जी। देखिए, एग्ज़ाम के जो स्कूल एग्ज़ाम होते हैं, हुँ, ठीक है? हुँ। उसमें जो भी टीचर्स पेपर सेट करते हैं, जी। वो मोस्टली ऐसे होते हैं जो उनको पढ़ाए हुए होते हैं, ठीक है। ठीक है? या टेक्स्ट बुक बेस्ड होते हैं, जैसे एनसीईआरटी पढ़ा दिया, जी। आर डी शर्मा पढ़ा दी, ठीक है? या आर.एस. अग्रवाल पढ़ा दी। वो जो भी क्वेश्चन पढ़ाते हैं टीचर, हुँ, हुँ। वैसा ही वो पेपर सेट करते हैं। तो कोशिश यही रहती है कि टीचर की जो हमने पढ़ाया है वही दे दें, आउट ऑफ सिलेबस कुछ ना दें। लेकिन बोर्ड में क्या रहता है कि बोर्ड में थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कि सिलेबस थोड़ा वास्ट हो जाता है। जैसे अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, जी। ठीक है? तो वो थोड़ा-सा बच्चों को दिक्कत करते हैं और बोर्ड क्या करता है, थोड़े बहुत फेर-बदल नए क्वेश्चन डालता है, हर साल हर होता है। साल डालता है। तो वो थोड़ा बच्चे वही बच्चे कर पाते हैं जो जिनका शार्प माइंड होता है या जो एकदम कॉन्सेप्ट पे क्लियर रहते हैं। जी। यही ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि नॉर्मल स्कूल एग्ज़ाम में तो बच्चों को सीधे-सीधे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। बिल्कुल डायरेक्ट बता भी देते हैं पहले से ही हाँ, कुछ रिवीज़न कर टीचर लेना तो तैयारी ये में। भी हो जाता है कि भाई इसको देख लो, ये जी। इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ। जी। लेकिन बोर्ड में तो आप जानते ही हैं पूरा एकदम पैटर्न ही दूसरा बिल्कुल। रहता है। सर तो सर सवाल तो बहुत सारे हैं, तो एक-एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं क्या होता है। अगला सवाल ये पूछूँगा सर कि बोर्ड्स में अगर मुझे 90 प्लस मार्क्स चाहिए मैथमेटिक्स में, तो उसको मतलब 90 प्लस लाने के लिए मुझे क्या-क्या चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है? अच्छा, देखिए बोर्ड में 9 क्योंकि मैंने खुद भी 90 प्लस स्कोर किया है अपने जी, बोर्ड्स जी, पे। मुझे बाद में रिवील करूँगा सर, सारे सीक्रेट्स आपका रिवील करूँगा और बताऊँगा कि आपके बोर्ड्स में कितने नंबर थे। जो मैंने किया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। जी, जी। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि टारगेटेड बेस्ड आपको स्टडी करनी है। जी। टारगेटेड बेस्ड का मतलब ये है, जैसे सबसे पहले तो मुझे जो लगता है वो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन लगते हैं। ठीक है। कुछ चैप्टर्स हैं जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, रिलेशन फंक्शन हो गया, बिल्कुल। आपका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है? हुँ, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, 3D हो जी। गया। तो पहले उन चैप्टर्स को टारगेट करना है जिसके वेटेज ज़्यादा है, हुँ, हुँ। ठीक है? उसके बाद आप इसे आ जाइए 4 नंबर वाले जी। में, ठीक है? फिर 3 नंबर वाले में, ये करना है आपको। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है प्रैक्टिस, दूसरा जो है। अभी आगे सवाल है सर। अच्छा। जी, जी। दूसरा जो है ये प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप क्वेश्चन से फ़ैमिलियर रहेंगे, आपको उतना ही कम समय लगेगा बोर्ड में समझने और करने में, ठीक है? तीसरी चीज़ ये है कि टाइम टाइम से आपको रिवीज़न करना है, ठीक है? ये नहीं कि बस एक बार लगा लिया और आपको लगा हाँ, ब्रह्मास्त्र हो गया है। जी। सबसे पहले तो आपको टाइम टाइम से रिवीज़न करना है और मैथ के लिए पर्टिकुलर समय देना है आपको कि भाई 2 घंटे हमको पर्टिकुलर निकालने हैं, 3 घंटे हमको पर्टिकुलर निकालने हैं।
भले ही आपने क्वेश्चन कई बार सॉल्व किया हो, नए-नए क्वेश्चन को देखिए, नई-नई बुक लगाइए, सैंपल सॉल्व करिए, जी। ठीक है? बेहतर सर, अगला सवाल ये है सर, क्या मतलब कहने की बात अगर करें, क्या डेली मैथ्स की प्रॉब्लम अगर सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, क्या उसका बोर्ड एग्ज़ाम में कितना रोल रहता है सर? देखिए, डेली सॉल्व करने से मतलब नहीं है, डेली आप क्या सॉल्व करते हैं इससे मतलब है। अच्छा, ये हाँ, ये नई ज़रूर बात मैं सुन रहा हूँ सर। नहीं, ऐसा नहीं है कि बस आपने एनसीईआरटी पकड़ ली जी, जी। और बस डेली उसी को सॉल्व करें, उसी को सॉल्व जी, करें। अगर जी। आप प्योर एनसीईआरटी करते हैं, तो हुँ। आप 90 प्लस नहीं स्कोर कर पाएँगे, अच्छा। ठीक है? मतलब फिलहाल तो 80 का पेपर होता है, जी, जी। तो आप 70 प्लस भी स्कोर नहीं कर पाएँगे। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व करते हैं, तो भी आप तकरीबन 45-50 के आस-पास पहुँचेंगे, ठीक है? बेहतर। और 30 नंबर का तो क्वेश्चन ऐसा रहता है, जो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जी। सबसे पहले आप एनसीईआरटी सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद देखिए कि लास्ट के 10 ईयर पेपर में, हुँ, हुँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, तो डेली 1 घंटे प्रैक्टिस करनी है, तो आप देख लीजिए कि एक पेपर को डिवाइड कर लीजिए कि मैं 3 दिन में खत्म करूँगा 1-1 घंटे, ठीक है? एग्ज़ाम अगर नहीं आ रहा है तो एग्ज़ाम से आप दूर हैं तो आप डेली जो है चलिए। प्रैक्टिस पेपर करिए। सर, वैसे तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन मेरे पास सवाल सारे हैं, तो मैं अलग-अलग ही पूछूँगा आपसे। ऐसे कौन-कौन से चैप्टर हैं सर हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको कर ले अगर तो हम फेल ना हों? मतलब अगर अच्छा, आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कोई हाँ। बच्चा अगर है और साल भर नहीं पढ़ाई कर पा रहा है, किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहा है, तो ऐसे कौन-कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर से वो क्वेश्चन कर ले जिससे वो फेल ना हो? बाकी तो सर आप बताएँ। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। और ये सबसे मैं तो कहता हूँ कि ये सबसे बेसिक चीज़ें जो हर बच्चे को करनी चाहिए। आप पानी पीना चाहे सर पानी पी सकते हैं सर नहीं, आपको ठीक अगर लग रहा हो तो। नहीं, नहीं, कोई सवाल बात सर नहीं। ऐसे भारी भरकम नहीं है। जी। नहीं, नहीं। तो जो सब ये तो सब बच्चों को करना ही चाहिए। देखिए, कुछ चैप्टर मैं आपको बता दे रहा हूँ आपके माध्यम से बच्चों को जी। कि इतने चैप्टर अगर आप कर लेंगे तो ईज़ी थ्योरी में 27 नंबर आपके गेन हो जाएँगे। जी, जी। जैसे पहला जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में जो न्यू सिलेबस आया है वो काफ़ी छोटा हो ध्यान चुका से है, सुनिएगा ठीक बच्चों है? सर क्या बता रहे हैं। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में जो न्यू सिलेबस आया है वो काफ़ी छोटा हो चुका है, तो हुँ। बस बहुत छोटा ही है, 4 मार्क्स का ट्रिग्नोमेट्री है। जी। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट आपको कर लेने हैं, ठीक है? बेहतर। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत आसान चैप्टर है, ग्राफ बेस्ड का उसको कर लीजिए हुँ, आप। हुँ। उसके बाद वेक्टर एंड 3D जी। 14 नंबर का है, ठीक है? ये 6 चैप्टर अगर आप कर लेते हैं, तो आपका आराम से आप पास हो जाएँगे, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ़ पास होने लायक हैं या आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है मैथमेटिक्स में, तो हुँ। कैलकुलस को गलती से भी हाथ नहीं लगाइए, अच्छा दूर से ही। दूर से ही नमस्ते कर देना है। चलिए सर, अगला सवाल ये है कि सर बोर्ड एग्ज़ाम जो हमारा है वो 3 आवर्स का 3 घंटे का होता है। जी, जी। तो सर हम उस 3 घंटों को कैसे डिवाइड करें कि हमारे कोई सवाल हमसे छूटे ना? क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि सवाल बच्चा शुरू करता है जब करना तो समय को ध्यान में ना रखते हुए बहुत लंबी कैलकुलेशन के पास पहुँच जाता है और लास्ट तक पहुँचते-पहुँचते कुछ क्वेश्चन से छूट जाते हैं। तो इसको कैसे मैनेज किया जाए सर 3 घंटे को? देखिए, सबसे पहले जो मैं सजेस्ट करता हूँ बच्चों को, जी, वो ये है कि जो क्वेश्चन तुमको आ रहा है, जी, जिसमें तुमको लग रहा है कि मैं इसको तुरंत कर लूँगा, मुझे कुछ सोचना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, जी। कैलकुलेशन मुझसे हो जाएगी, एकदम जो पक्के हैं कि ये मेरे एकदम सही क्वेश्चन है। हुँ, जैसे आपने पेपर लिया, आपको 5 क्वेश्चन ऐसे दिख गए जो एकदम आपको आते ही हैं, तो सबसे पहले आप उनको अटेम्प्ट करिए, अपने मार्क्स सिक्योर करिए, जी। ठीक? तो पहले तो वो हाँ। 23 नंबर पा जाएँ तो हाँ, चलो पहले जो जो भी है। आपको अच्छे से आता है उसको जी। अटेम्प्ट कर लीजिए सेक्शन वाइज़, ठीक है? उसके बाद आप 5 नंबर वाले पे जाइए, उल्टा चलिए। हुँ, 5 नंबर वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, जी, 4 नंबर वाले करिए, फिर 3 फिर 2 और एमसीक्यू को आपको एकदम लास्ट में करना है। लास्ट में। एकदम लास्ट के 20 मिनट में एमसीक्यू करने हैं। ये अगर आपने बड़ा इम्पोर्टेंट बता दिया जी, सर। अगर आपने स्टार्टिंग में ही एमसीक्यू छू लिया, तो हुँ, एमसीक्यू में कुछ 2-3 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सिर्फ़ समय खराब करने के लिए होते हैं। बहुत बहुत लेंथी हो जाता है वो कभी-कभी और टाइम बच्चों का टेकिंग बहुत टाइम टेकिंग होता है, बहुत टाइम लॉस करता है। बेहतर। तो आपको लास्ट में एमसीक्यू 20 मिनट में करने हैं। ठीक सर, बहुत बेहतर सर और काफ़ी अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करने जी, में थैंक यू मतलब सर। आज बहुत लग रहा है कि हाँ, कुछ मैथ्स हम भी सीख जाएँगे। वैसे तो आप जानते हैं फिज़िक्स पढ़ाता हूँ लेकिन जी, 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 मैथमेटिक्स तो बिल्कुल। है ही सर। मैथमेटिक्स और फिज़िक्स का एकदम भाई-बहन का बिल्कुल रिश्ता है। भाई-बहन का रिश्ता है सर। तो अगला सवाल यही है सर कि अगर एग्ज़ाम में कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाए क्योंकि जी, मैथमेटिक्स ऐसी सब्जेक्ट है ही सर कि कुछ पता नहीं क्या है। जी, जी। मैंने बहुत तैयारी करी है ना और अगर एग्ज़ाम में बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाए, तो सर उससे हमको कैसे टैकल करना है? कैसे देखिए, बचना है? सबसे पहले तो अगर बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ रहा है, जी, तो आप उसको लास्ट के लिए रख लीजिए। ठीक है। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि पहले जो क्वेश्चन आ रहा है उसको कर लीजिए हुँ, और हुँ, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ रहा है या आपको लग रहा है नहीं कर पाएँगे, तो हुँ। उसको छोड़ने की बजाय आप कम से कम उसको उससे रिलेटेड फ़ॉर्मूला लिख दीजिए, गिवन लिख दीजिए, ठीक है? थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर लीजिए। जी,
ठीक है? उसमें बहुत ज़्यादा समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है तो हो सकता है वो आपको ना आए, आपने बहुत समय कर दिया, आपका आंसर ही नहीं आया तो कोई मतलब बिल्कुल। नहीं है उसका। अगला सर ये पूछना चाहूँगा कि बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, तो उनमें से एक सवाल ये भी है कि स्टेप मार्किंग और ख़ासकर मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में स्टेप मार्किंग का बहुत अहम रोल है। अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि स्टेप मार्किंग वाइज़ अगर बात करें तो उसका मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन में क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, बहुत बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने कहा ना आपको कि जी। कोई क्वेश्चन आप कोशिश करिए छूटे ना। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो उससे रिलेटेड फ़ॉर्मूला लिख दीजिए, क्योंकि फ़ॉर्मूले की मार्किंग होती है। जैसे आप भी जानते हैं अभी नया सिस्टम आया है ओसेम सिस्टम। जी, आपको ऑनलाइन जो है कॉपी ऑनलाइन जो चेकिंग होगी चेकिंग हो क्लास रही है, 12th वालों ठीक की। है, हम जी, लोग की ट्रेनिंग वगैरह भी हुई है, तो आपने तो उसमें देखा होगा कि स्टेप मार्किंग है। बिल्कुल। ठीक है, जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें 6 स्टेप आते हैं, आपको स्टेप देने पड़ते हैं। हुँ, तो यही है कि स्टेप मार्किंग होती है और बहुत इम्पोर्टेंट है। आप गिवन लिखेंगे तो भी आपको हाफ मार्क्स अलॉट होंगे। जी। आप फॉर्मूला लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स अलॉट होंगे। स्टेप बहुत ज़रूरी है और जितना आप नीट एंड क्लीन लिखेंगे, जितना आप स्टेप वाइज़ क्लियर लिखेंगे हुँ, और स्टेप लिखेंगे, उतने ज़्यादा आपको मार्क्स लिखने देने के बेहतर। चांसेस हैं। अगला सवाल ये पूछना चाहूँगा सर कि मैथमेटिक्स की कॉपी लिखते समय ऐसी कौन-कौन सी कॉमन सी मिस्टेक्स हैं जिनको हमको अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि सर बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो एक कॉमन मिस्टेक है, उसे अवॉइड कैसे करना है? देखिए, मैथमेटिक्स के पेपर आप देते हैं, जी, सबसे पहले तो बच्चों को कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ठीक है? कैलकुलेशन मिस्टेक। बहुत ज़्यादा। जैसे मैं जी। कॉपी अगर चेक करता हूँ, हुँ, तो बहुत हुँ। ज़्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक रहती है। बच्चे की भावना समझ में आती है कि वो क्या करना चाह रहा हाँ, भावना तो समझ में है। आएगी सर। जी, लेकिन मिस्टेक सब कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो फिर हमें काटना पड़ता है। बिल सबसे पहले आप अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, जी। ठीक है? दूसरी चीज़, आप जितना क्लियर लिखेंगे, अगर कोई एग्ज़ामिनर है या मैं ही हूँ, हुँ, एक क्वेश्चन देखने पे मुझे एक नज़र में वो समझ में आ जा रहा है हुँ, कि हाँ भाई ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है? तो बहुत अच्छा है, फुल मार्क्स मिलने के चांसेस है। बेहतर। लेकिन जहाँ एग्ज़ामिनर को उसमें दिमाग लगाना पड़ा, आपने ये कहाँ लिखा है, वो कहाँ लिखा है, तो फिर वो थोड़ा-सा इरिटेट होता है और फिर वो कोशिश करता है एवरेज मार्क्स देके आगे बढ़ने की। तो चलिए। यही करना है आपको, क्लियर लिखना है, स्टेप सारे लिखने हैं, हुँ। ये सही है। एक चैप्टर है सर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लगता है, लेकिन कभी-कभी लोगों को हार्ड भी लगता है। उसके बारे में अगर बात करें, तो बात करें सर प्रोबेबिलिटी के बारे में। और काफ़ी सारे स्टूडेंट को प्रोबेबिलिटी बहुत टफ लगती है। तो सर प्रोबेबिलिटी को कैसे आसान बना सकते हैं? देखिए, प्रोबेबिलिटी का सबसे सिंपल तरीका है। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, जो नया जी। अपडेटेड सिलेबस है प्रोबेबिलिटी हुँ। का, उसमें तो जो ज़्यादा टफ वाला पार्ट है वो तो सीबीएसई ने काट ही दिया है। अच्छा। अब तो सिर्फ मेजरली 2 ही टॉपिक बच गया है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बायस थ्योरम, जी। ठीक है? तो इसमें से बायस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। हुँ। देखिए, प्रोबेबिलिटी बच्चों को इसलिए टफ लगती है क्योंकि वो डिकोड नहीं कर पाते। जी, अब जैसे प्रोबेबिलिटी में बायस थ्योरम वगैरह में क्या है कि एक लंबा सा पैराग्राफ आपको दे देगा ठीक और है। मैं ये भी बता दूँ अपने बच्चों को कि प्रोबेबिलिटी से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन केस बेस्ड फिक्स है, पिछले फिक्स 5 साल से लगातार आ रहा है, हर बार आ रहा हर है। बार आ रहा है। तो आप, अगर आपकी लैंग्वेज ठीक नहीं है, अगर आपको इंग्लिश ठीक नहीं आती है, तो आप अगर डिकोड नहीं कर पाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी पूरा का पूरा लैंग्वेज बेस्ड है। अगर आपने उसको डिकोड कर लिया तो फॉर्मूले पे फिट हो जाएगा, अदरवाइज़ फिर वो आपको इसीलिए प्रॉब्लम करता है। सबसे पहले आप अपनी लैंग्वेज सीख करिए, उसके बाद उसको समझिए, मतलब कि रटिए नहीं जी, फॉर्मूले जी। पे, समझने की कोशिश करिए। एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है सर कैलकुलस। कैलकुलस को देखते ही आधे लोगों को बहुत डर लगता है ना, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, समाकलन, अवकलन, शायद मैं सही कह रहा हूँ। जी, जी। सर कैलकुलस को बेहतर तरीके से सॉल्व करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए, ये सर आपसे जानना चाहूँगा? देखिए, कैलकुलस का जो सबसे सबसे बेहतर तरीका जो मुझको पर्सनली लगता है, जैसे मान लीजिए डिफरेंशिएशन की बात की, तो सबसे पहले एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा काम किया है, उसने सारी एक्सरसाइज को टॉपिक वाइज़ डिवाइड कर दिया है, जी। ठीक है? तो अगर आप ये समझ जाएँ कि ये पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेट कर रहा है, हुँ, हुँ। तो वो बहुत आसान हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या बच्चों की यही होती है क्योंकि कैलकुलस है बड़ा, ठीक जी। है? डिफरेंशिएशन बड़े चैप्टर हैं, खुद में ही 100-100 क्वेश्चन एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, ठीक है? तो अगर उसमें से मिक्स करके जो क्वेश्चन आता है, तो जी। बच्चा आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाता कि किस टॉपिक का है, किस पार्ट का है। तो अगर आप उसको टॉपिक को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि हाँ, लॉग लगना है, कि प्रोडक्ट रूल लगना है, कि जो एक्सपोनेंट लगने हैं, अगर आप वो आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं, तो उसके बाद फिर आपकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस बन जाती है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको चलिए सर, आसानी होगी। सवालों की लिस्ट तो बहुत लंबी है और टाइम को भी बहुत विशेष ध्यान देना जी, है जी, क्योंकि जी। बच्चों का भी तो एग्ज़ाम का टाइम है, तो बहुत ज़्यादा समय तक उनको हम एंगेज भी नहीं कर पाएँगे। तो उसी हिसाब से उनके मुद्दे की बात अगर करें तो कुछ क्वेश्चन लीक से हट के हैं। जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूँ कि एक एवरेज स्टूडेंट की बात करूँ जो 60% 50% मार्क्स ला रहा है, जी, जी। वो अपने मार्क्स को और अच्छा इम्प्रूव कैसे कर सकता है सर? देखिए, अभी भी जब हम लोग शूट कर रहे हैं, अभी भी बच्चों के पास पूरे 5 दिन हैं, जी। ठीक है? तब से देखिए,
मैं क्या, कोई भी टीचर जो मैथ का है वो आपको यही बताएगा कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जी। ठीक है? और सेलेक्टिव प्रैक्टिस करनी है। जैसे कोई एवरेज बच्चा है, अब उसको मैं कह दूँगी कैलकुलस करिए, जी, तो उसके लिए तो वेस्ट ऑफ टाइम है। बिल्कुल। क्यों वेस्ट ऑफ टाइम है? क्योंकि कैलकुलस बहुत ज़्यादा है और बच्चा है लेंदी है, एवरेज, लेंदी भी है टाइम और टेकिंग है। हाँ, और बच्चा अगर एवरेज है तो कैलकुलस उसका एकदम वेस्ट ऑफ टाइम है। तो जो बचे हुए चैप्टर हैं वो उस पे एकदम फ़ोकस करें और उसके बाद कैलकुलस पे फ़ोकस करें तो 60 से 80 तक आराम से पहुँच जाएगा। एक सर फ़ियर के बारे में अगर बात करें, डर का माहौल जो बना रखा है मैथमेटिक्स वालों ने। कहते क्या कि मैथमेटिक्स का जो फ़ियर है, डर है, उस डर को सर कैसे हैंडल करें? डर तो मैथमेटिक्स लगता है सर जी, मैथमेटिक्स से, जी, जी। और बहुत सारे ऐसे बच्चे मुझे मिले हैं जो मैथमेटिक्स के डर से बायोलॉजी ले लेते हैं, जी, जी, है ना? जी। लेकिन फिर भी सर जो मैथ्स अगर देख रहे हैं उनकी बात करूँ तो तो फिज़िक्स में ये मैथ फिर आ जाती है। फिजिक्स में तो मैथ आ ही जाती है, लेकिन वो तो नहीं रहती जो चीज़ आप ला पढ़ा रहे हैं। तो सर वो डर को कैसे हैंडल किया जा सकता है? देखिए, कोई भी चीज़ हो, जब तक आप डर का सामना नहीं करेंगे, डर नहीं जाएगा। डर आपको के भी आगे मालूम है जीत है सर। हाँ, डर के आगे जीत है। तो अगर आप मैथ से डर लगता है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, आप मैथ को सॉल्व करिए। मैथ को पढ़िए, अच्छे टीचर से पढ़िए। देखिए, समस्या कहाँ आ जाती है ना, जैसे छोटी क्लासेस में जो बच्चे रहते हैं, जी, तो या तो उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, या तो उनकी मतलब प्रॉपर ऐसा कह सकते हैं नर्चरिंग नहीं होती है जी, मैथ से जी। रिलेटेड। तो कैलकुलेशन बहुत गड़बड़ हो जाती है इससे। हाँ, अगर आपने मतलब सही से बच्चों को गाइड किया, हुँ। तो धीरे-धीरे वो मैथ का डर खत्म हो जाता है। और मैं भी देख रहा हूँ सर आजकल के जो बच्चे हैं उनको मतलब बेसिक सी कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत आ रही है, अरे! मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सारी चीज़ों में बहुत समस्या आ रही मैं है। आपको बताऊँ, मैंने तो ऐसे बच्चे देखे हैं जो 12th में ऐसे-ऐसे कैलकुलेशन हाँ, मैं देख रहा हूँ करते 12th में जो है करने वाले वो उँगलियों पे गिन रहे हैं, जी, जी, जी। टेबल नहीं याद आ रही है, डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, वो मैथमेटिक्स लेके बैठे जी, हैं। जी, सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि टेबल्स नहीं याद हैं, मल्टीप्लिकेशंस नहीं याद हैं। जी, अब मान लीजिए कि अब उसको मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो कैलकुलेशन तो लेंदी हो जाएगी ना, बहुत समय तो लंबी लग हो जाएगी। जाएगा फिर। बिल्कुल, तो वही तरीका है कि आप सिंपल प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, जी, डरिए मत, सामना करिए क्वेश्चनों का, क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा गलत होगा, निकल के काट थोड़ी देगा क्वेश्चन, सही कह रहे हैं। गलत ही होगा, फिर दोबारा अच्छा करिए सर, उसको। ये लॉन्ग आंसर के बारे में अगर बात करूँ, आपने जी, सुना होगा पेपर में लॉन्ग आंसर भी बहुत आ रहे हैं। 5 तो मार्क्स के। स हाँ, 5 नंबर वाले क्वेश्चन। तो अगर 5 नंबर वाले क्वेश्चन बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है, तो उसको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ये 5 नंबर कैसे लूटे जा सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको चैप्टर्स बता देता हूँ, जी, किस-किस चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। ठीक है? पहला चैप्टर है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग उससे ध्यान रखने 5 वाली मार्क्स के बात है। क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? डिफरेंशिएशन से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 3D से हुँ, आते हैं और कैलकुलस में आपके एरिया रिलेटेड सॉरी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से और मैक्सिमम मिनिमम से। हुँ, ये 5 टॉपिक से ज़्यादा 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं और जब ये उसको अटेम्प्ट करेंगे जी, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, तो हर वो चीज़ आप लिखिए जो आप समझ के लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए जहाँ ग्राफ की ज़रूरत है वहाँ ग्राफ बनाइए, जहाँ डायग्राम की ज़रूरत है वहाँ डायग्राम बनाइए, लेबलिंग ठीक से करिए, स्टेप प्रॉपर लिखिए, फॉर्मूला को पहले मेंशन करिए, ठीक है? और गिवन आपको एकदम टॉप पे ही लिख देना है। सारी चीज़ें आप गिवन के बाद फॉर्मूला, फॉर्मूला के बाद सारा स्टेप, ये सारी चीज़ें लिखेंगे जी। तो आपके 5 मार्क्स फिक्स अच्छा सर, एक बात जानना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया और सॉल्व करते-करते लगभग स्टेप तो सही आ रहे हैं, लास्ट के आंसर हमारे गलत हो रहे हैं। तो उस सिचुएशन में कितने नंबर हमारे के लैप्स होते हैं, कटते हैं या उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ जाता नहीं है? देखिए, अगर आपका ऊपर के सारे स्टेप सही हैं, सिर्फ आंसर गलत आ रहा है, जी, लास्ट स्टेप में कुछ कैलकुलेशन जी, मिस्टेक हो गई ऐसा कुछ, जी। तो आपके सिर्फ हाफ मार्क्स डिडक्ट होंगे जो आंसर के होंगे। टोटल क्वेश्चन के हाफ मार्क या नहीं, नहीं, 0.5? सिर्फ 0.5 जैसे 5 मार्क्स 0.5 का क्वेश्चन है तो आपको 4.5 मिल जाएगा। अच्छा ठीक, 4.5 मिल मिल जाएगा, सकता है। स्टेप मार्किंग के थ्रू मिल जाएगा। जो लीग सेट की बात कर रहे हैं, उसमें कई सारे क्वेश्चन हमारे सामने हैं और बहुत समय नहीं लूँगा आपका, कुछ गिने-चुने सवाल बचे हैं। जी। एक बहुत जेन्युइन सा सवाल निकल के आ रहा है कि सर क्या कोचिंग बहुत ज़रूरी होती है मैथमेटिक्स के लिए? मतलब अक्सर मैं देख रहा हूँ कि माँ-बाप, पेरेंट्स सॉरी मतलब मैंने देखा है पर्सनली, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कि जो मैथमेटिक्स के लिए केवल मैथमेटिक्स के लिए जो है ट्यूशन और कोचिंग के ऊपर बच्चे को डिपेंड कर देते हैं। तो क्या इज़ इट कंपल्सरी सर? देखिए, गाइडेंस ज़रूरी होती है। जी, और वो गाइडेंस। गाइडेंस किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ठीक है। अगर बच्चे को स्कूल से प्रॉपर गाइडेंस मिल जा रही है तो हुँ, बहुत अच्छी बात है, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है कोचिंग की। या पेरेंट्स इतने कैपेबल हैं कि वो बच्चे को मैथ्स में गाइड कर सकते हैं। 12th खासकर 12th तक की मैथ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत पेरेंट्स 12th तक की मैथ्स को गाइड नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो तो जहाँ इसीलिए वो दिक्कत है। ट्यूशन वगैरह ट्राई करते हैं। हुँ, तो मेन मुद्दा है गाइडेंस का। मैं कोचिंग या ट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ। गाइडेंस कोई भी प्रोवाइड कर देगा बच्चे के लिए अच्छा होगा। और मतलब वही गाइडेंस टीचर पेरेंट्स ढूँढते हैं बहुत कोचिंग ट्यूशन के कंपल्सरी फॉर्म नहीं में। है। बहुत कंपल्सरी नहीं। ठीक है सर।
तो अगला सवाल ये है सर कि अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहें बच्चों को अपने इम्प्रूवमेंट के लिए कि कैसे वो इम्प्रूव कर सकते हैं और बेहतर तरीके से बात करूँ कि 90 95 प्लस स्कोर अगर करना है तो कौन-कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड कर दें सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये एडवाइस करूँगा बच्चों को कि अपने सिलेबस पूरा कर लें। सिलेबस को पूरा कोई करना है। छोड़िए नहीं किसी चीज़ को कि जी। आप ये सोचे कि अरे ये तो 2 मार्क्स का है, ये 4 मार्क्स का है, इसको छोड़ देंगे। लेकिन जब हमने 95 प्लस के लिए लड़ाई लड़नी अगर है। आपको 90 प्लस जाना है तो आपको जी। कुछ भी नहीं छोड़ना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है प्रैक्टिस, ठीक है? जितना ज़्यादा आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर चैप्टर लगाएँगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएँगे, उतना ज़्यादा आपको क्या होगी हेल्प मिलेगी, ठीक है? अच्छा सर, एक सवाल आया है मन में कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो रट लेते हैं और ख़ासकर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की बात करें या एनसीईआरटी के कुछ एग्ज़ाम्पल्स की बात करें, टीचर्स भी होते हैं कि टिक लगवा देते हैं कि हाँ, ये एग्ज़ाम्पल रट लेना। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एनसीईआरटी के एग्ज़ाम्पल्स को या क्वेश्चन को हम रट के चले जाएँ तो हमारा भला हो जाए एग्ज़ाम में? नहीं देखिए जो ऐसा देखा गया है जी। बोर्ड पेपर में, कुछ क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के हूबहू आ जाते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब हाँ, एग्ज़ैक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाती है। जी, जैसे कि इंटीग्रेशन में देखा गया है, अच्छा। ठीक है? और डिफरेंशिएशन के 2-4 क्वेश्चन हैं। जी, तो आ जाते हैं, कभी-कभी वो हेल्पफुल हो जाते हैं, लेकिन इन पे डिपेंड रहना ठीक नहीं है। डिपेंड नहीं है। डिपेंड नहीं रहना, आप हाँ करिए, वो आपकी किस्मत है, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। देखते हैं। अच्छा लास्ट के 2-3 सवाल हैं कि जी। जिस समय अपनी बोर्ड की कॉपी को हम लिख रहे हों, तो उसको प्रेज़ेंटेबल कैसे बनाना है? क्योंकि सवाल तो क्या है सर कि बच्चा लिख रहा है, बस लिखे चला जा रहा है। तो मैथमेटिक्स में ख़ासकर अगर बात करूँ तो मैथमेटिक्स में बोर्ड की कॉपी को प्रेज़ेंटेबल कैसे बना सकते हैं? पहले तो आप ये देखिए कि पहले स्टार्टिंग के 2 पेज आप सेक्शन ए के लिए छोड़ दीजिए, अच्छा, एमसीक्यू के लिए छोड़ मतलब दीजिए। शुरुआत का ही पेज छोड़ देना है। पहले स्टार्टिंग के नाम वाम लिखने के बाद जो पहला पेज होता है, जी, जी। 2 पेज आप पहले इधर वाला और इधर वाला सेक्शन ए के लिए छोड़ दीजिए, उसको आपको लास्ट में आना है। दूसरा आप सेक्शन सही से मेंशन करिए, जी। ठीक है? और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूँ कि जो ये नई ओएसएम से जी। आई है चेकिंग स्कीम, इसमें बच्चों को ये एडवाइस है मेरी कि डार्क पेन से लिखें। हुँ, हुँ। क्योंकि जब कॉपी स्कैन होती है तो वो हल्का हो जाता है। और अगर हल्की पेन से लिखेंगे वो और हल्का हो जाएगा तो चेक करने में प्रॉब्लम होगी। तो प्रेज़ेंटेबल के लिए सबसे पहले आप सेक्शन सही से लिखिए, मार्जिन खींचिए, आंसर नंबर डालिए और कोशिश करिए कि सीधे चलें। एक स्टेप खत्म हो गया लहराना नहीं। हाँ, ये नहीं कि एक स्टेप खत्म हो गया आगे चलते चले जा रहे हैं। जगह है छोड़ दीजिए उसको जगह को। स्टेप खत्म अगली लाइन में आइए, स्टेप खत्म अगली लाइन में। बेहतर। तो इस तरीके से। बस लास्ट के सर गिने-चुने 2-3 सवाल हैं। एक सवाल सर मैं आपसे ये पूछने जा रहा हूँ कि जो हमारे 12th क्लास के एस्पिरेंट हैं, मतलब जो अभी क्लास 11th में हैं और वो 12th में आने जाने वाले हैं, अभी कुछ दिनों में वो 12th क्लास में चले जाएँगे। तो जैसे ही क्लास 12 के अगर बोर्ड के एस्पिरेंट्स हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर बच्चा 11th क्लास से 12th क्लास में आ रहा है और मैथमेटिक्स लिया है, तो कैसे उसको अपनी कमर जो है कसनी चाहिए इसमें पहले से? सबसे पहले तो स्टार्टिंग से ही मेहनत करना चालू कर दें। जी। पर डे अगर आप 2 घंटे मैथमेटिक्स में देते हैं, तब जाके कुछ आपका हला-भला हो पाएगा, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं। लास्ट मतलब शुरुआत में लास्ट ही में तो फिर वही है कि सर धक्के वाली गाड़ी है, जितनी जल्दी गिर पड़ते पास हो जाओ। मतलब शुरुआत में 12th में आने के शुरुआत बाद से ही ही आप 2 घंटा मैथ्स को दीजिए तो और ये मेंटालिटी बना के चलिए कि कम से कम आपको डेली पढ़ना है, डेली पढ़ना है, तब जाके कुछ हो पाएगा। बेहतर सर। एक लास्ट में सर 2-3 सवाल हैं आपके ये 2-3 कर करके मैं आपसे कई सवाल पूछ लूँगा सर। तो बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए क्या गोल्डन एडवाइस देना चाहेंगे कि वो लास्ट मैसेज जो आप बच्चों को देना चाहें, जो आप गोल्डन एडवाइस देना चाहें बच्चों तक वो पहुँच सके? सबसे पहले तो जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ, तो काम रहिए, कोई जल्दीबाज़ी नहीं, ठीक है? 3 घंटा प्रॉपर आपके पास है और 3 घंटा सफिशिएंट होता है पेपर करने के लिए। दूसरा टाइम मैनेजमेंट टाइम का बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन आपको बहुत परेशान कर रहा है, उसको तुरंत उस जगह पे छोड़कर अपना स्किप आगे करना चलिए, है। स्किप करिए। टाइम बचेगा तो आप वापस आइए वहाँ पे। सबसे पहले यही मैंने बताया आपको। दूसरी चीज़ कि जो क्वेश्चन आता है, आता हुआ नहीं छूटना चाहिए। सबसे ज़्यादा दुःख होता है आपने देखा होगा बच्चों को कभी-कभी ऐसे बोलते आगे हैं आ आता रहा हुआ है और छूट गया, छूट गया। आता हुआ छूट गया। तो आता हुआ नहीं छूटना चाहिए। जो आ रहा है पहले उसको अटेम्प्ट कर लीजिए, जो नहीं आ रहा है उस पे क्योंकि जो चीज़ नहीं आती फिर उसमें सोचना पड़ता है जी। और सोचना पड़ता है तो समय लैप्स होता है। बेहतर सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने समय दिया इस रमज़ान के महीने में आप आए और आपने समय निकाला और ख़ासकर बच्चों के लिए समय निकाला। तो ऐसे ही सर आप बच्चों से अगर बेस्ट ऑफ लक कहेंगे तो और बेहतर है।
तो 9 तारीख को बेटा आपका एग्ज़ाम है। जी, ठीक है, आपके लिए एडवाइस यही है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, मैथ में एकदम जी जान लगा दीजिए, क्योंकि देखिए 9 तारीख के बाद फिर आप तो फ्री हो जाएँगे, 2-4 पेपर आपके बचेंगे, मेन तो खत्म ही हो रखे हैं। जी, जी। तो बस यही 9 तारीख तक आपको मेहनत करनी है, टाइम मैनेजमेंट ठीक से करिएगा और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। हुँ, पेपर घबराना देख नहीं के है काम आपको। रखना है और अगर काम आप नहीं रहेंगे तो आप घबराहट में गलती कर देंगे, बिल्कुल। ठीक है? तो बच्चों आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बेझुज़ बिल्कुल जान जान लगा डालिए पेपर में, एग्ज़ाम में और जान लगा के बिल्कुल कॉपी लिखिए और बेहतरीन नंबर से लिखिए। बेहतरीन नंबर आपके आएँगे, ऐसे ही जुड़े रहिए, बाकी सारे सब्जेक्ट टीचर्स को भी आएँगे और कोशिश लगभग आ रहे हैं और लोग भी आ जी, रहे हैं जी। सर। तो बहुत ऐसे अच्छा ही आपने सर शुरू किया है, बहुत बिल्कुल, अच्छा बहुत-बहुत लगा है। धन्यवाद इसके लिए। ऐसे ही जुड़े रहें लगातार। नमस्कार।